हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉलेज इम्प्रूवर चैनल। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे आपका प्रोस्टाग्लैंडिन एंड ल्यूकोट्राइन्स के बारे में। प्रोस्टाग्लैंडिन ल्यूकोट्राइन्स दोनों ही आपके लिपिड डेरिवेटिव ऑटोकॉइड्स हैं और एमाइन डेरिवेटिव ऑटोकॉइड्स के वीडियो हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें आपका हिस्टामिन और 5-हाइड्रोक्सीट्रिप्टामिन हम लोगों ने डिस्कस किया था। उन वीडियोज़ का लिंक मैं आपका डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड कर दूँगा, तो आप वहाँ से देख सकते हो। इस वीडियो में जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो होगा आपका प्रोस्टाग्लैंडिन ल्यूकोट्राइन की आपकी बायोसिंथेसिस कैसे होती है। दो पाथवेज होते हैं आपका, साइक्लो ऑक्सीजनेस पाथवे जिसे हम लोग कॉक्स पाथवे कहते हैं, लाइफ ऑक्सीजनेस पाथवे जिसे हम लोग लॉक्स पाथवे कहते हैं। इन दोनों पाथवेज को हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे और ये भी डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सी आपकी ड्रग देंगे जिससे आपका प्रोस्टाग्लैंडिन और ल्यूकोट्राइन की सिंथेसिस जो है वो इनहिबिट होगी। शुरू करते हैं इस वीडियो को। प्रोस्टाग्लैंडिन और ल्यूकोट्राइन जिसे हम लोग कंबाइनली कहते हैं इकोसोनॉइड। इकोसोनॉइड एक बायोलॉजिकली एक्टिव कंपाउंड है। बायोलॉजिकली एक्टिव कंपाउंड का मतलब ये है कि जब आपका प्रोस्टाग्लैंडिन या फिर आपका ल्यूकोट्राइन रिलीज़ होगा तो फिर आपका कोई ना कोई आपके बायोलॉजिकल एक्शन ये शो करेगा। हम यहाँ पे इकोसोनाइड की बात करें तो इकोसोनाइड एक्चुअली में एक पॉली अनसैचुरेटेड इसेंशियल फैटी एसिड है, जिसमें आपका 20 कार्बन एटम आपके होते हैं। हम इसके स्ट्रक्चर को ध्यान से देखें तो आप इसके स्ट्रक्चर में देखोगे कि टोटल आपके 20 कार्बन एटम आपके इसमें मौजूद हैं। पहले नंबर की अगर हम बात करें तो पहले नंबर पोजीशन पे आप देख रहे हो कि COOH लगा हुआ है, जो कि इंडिकेट कर रहा है कि ये एसिड है। एक और चीज़ इसमें देखने लायक है कि यहाँ पे आप देखोगे कि इसमें 5 मेंबर रिंग आपका मौजूद है, 5 मेंबर साइक्लिक रिंग आपका मौजूद है। इस स्ट्रक्चर की बात करें तो इसको हम लोग जो स्ट्रक्चर को कहते हैं वो आपका है प्रोस्टेनोइक एसिड। प्रोस्टेनोइक एसिड जिसे हम लोग कार्बन 20 प्रोस्टेनोइक एसिड भी कहते हैं, C20 प्रोस्टेनोइक एसिड। और एक चीज़ मैं आपको और बता दूं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्रोस्टाग्लैंडिन ल्यूकोट्राइन में एक चीज़ अंतर ये है कि प्रोस्टाग्लैंडिन जो है उसके आप स्ट्रक्चर में जब देखोगे, प्रोस्टाग्लैंडिन जैसे कि आपके कई तरह के प्रोस्टाग्लैंडिन है, जैसे कि आपका PGE2, PGD2, PGF2 अल्फा और भी कई तरह के प्रोस्टाग्लैंडिन जिसको हम लोग आगे देखेंगे। उन सभी के स्ट्रक्चर में आप देखोगे कि इसमें आपका 5 मेंबर रिंग प्लस आपका 20 कार्बन एटम आपके मौजूद होंगे। तो इसलिए हम उसको कहते हैं कि जो प्रोस्टाग्लैंडिन है वो एक्चुअली में डेरिवेटिव है आपका प्रोस्टेनोइक एसिड का। अगर हम बात करते हैं ल्यूकोट्राइन्स के बारे में तो ल्यूकोट्राइन्स एक्चुअली में 20 कार्बन एटम तो इसमें प्रेजेंट होगा, लेकिन जो 5 मेंबर साइक्लिक रिंग आप देख रहे हो तो वो एक्चुअली में नहीं प्रेजेंट होती है। इस वजह से हम लोग ये कह सकते हैं कि जो ल्यूकोट्राइन्स है वो एक्चुअली में प्रोस्टेनोइक एसिड का डेरिवेटिव नहीं है, लेकिन प्रोस्टाग्लैंडिन जो है वो प्रोस्टेनोइक एसिड का डेरिवेटिव है। ल्यूकोट्राइन्स एक्चुअली में एक ओपन चेन कंपाउंड फॉर्म करता है, इसमें आपका मल्टीपल डबल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं। अगर हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो इसमें लिखा हुआ है कि प्रोस्टाग्लैंडिन एंड ल्यूकोट्राइन जिसे हम लोग कंबाइनली इकोसोनाइड कहते हैं, तो ये आपका एक लिपिड डेरिवेटिव है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं तो इसमें लिखा हुआ है कि पॉली अनसैचुरेटेड इसेंशियल फैटी एसिड रिलीज फ्रॉम द सेल मेम्ब्रेन फॉस्फोलिपिड। इसका मतलब है कि जो हम लोगों ने फैटी एसिड को डिस्कस किया, पॉली अनसैचुरेटेड इसेंशियल फैटी एसिड, ये एक्चुअली में रिलीज़ होता है सेल की जो आपका फॉस्फोलिपिड मेम्ब्रेन होती है, वहाँ से ये आपका रिलीज़ होगा। नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करते हैं जो कि एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि बर्जस्ट्रॉम, सैमुएल्सन और वेन, इनको नोबेल प्राइज़ मिला था 1982 में, क्योंकि इन्होंने वर्क किया था प्रोस्टाग्लैंडिन एंड ल्यूकोट्राइन्स पे। तो ये चीज़ लिखा भी हुआ है कि बर्जस्ट्रॉम, सैमुएल्सन एंड वेन गॉट द नोबेल प्राइज़ इन 1982 फॉर देयर वर्क ऑन द प्रोस्टाग्लैंडिन एंड ल्यूकोट्राइन्स। अगर हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो जैसे कि हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया हुआ है कि ऑटोकॉइड एक्चुअली में हमारे बॉडी में यूनिवर्सली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, प्लस ये प्लांट्स एनिमल्स में भी पाए जाते हैं। तो इसी तरह आपका ये लिखा हुआ है नेक्स्ट पॉइंट में कि जो इकोसोनाइड है, जैसा कि हमने बताया कि ये एक लिपिड डेरिवेटिव ऑटोकॉइड है। इकोसोनाइड इज़ यूनिवर्सली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑटोकॉइड इन बॉडी, मतलब ये हमारे बॉडी में यूनिवर्सली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। क्योंकि ये हमारी बॉडी में यूनिवर्सली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो इस वजह से हम ये कहेंगे कि ये हमारे हर सेल्स और टिश्यूज़ में ये प्रेजेंट है, और इसके अंदर ये कैपेबिलिटी होती है कि या एक टाइप या फिर एक से ज़्यादा टाइप के आपके प्रोस्टाग्लैंडिन और ल्यूकोट्राइन्स को ये प्रोड्यूस कर सकता है। तो यही चीज़ नेक्स्ट पॉइंट में लिखा भी हुआ है कि एवरी सेल्स एंड टिश्यू कैपेबल टू प्रोड्यूस वन और मोर टाइप ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन एंड ल्यूकोट्राइन्स। हम लोग डिस्कस करते हैं बायोसिंथेसिस ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन एंड ल्यूकोट्राइन्स के बारे में। इसको हम लोग चार्ट में डिस्कस करेंगे, लेकिन उसको डिस्कस करने से पहले हम लोग 2 पॉइंट देख लेते हैं। पहला तो ये कि जो आपका प्रोस्टाग्लैंडिन और ल्यूकोट्राइन्स जो आपका रिलीज़ हो रहा है, ये एक्चुअली में डिपेंड करता है कि आपका आर्किडोनिक एसिड के रिलीज़ पे डिपेंड करता है, जो आपका मेम्ब्रेन फॉस्फोलिपिड से रिलीज़ हो रहा है। तो जितना आपका ज़्यादा आपका आर्किडोनिक एसिड आपका रिलीज़ होगा मेम्ब्रेन फॉस्फोलिपिड से, उतना ही ज़्यादा आपका प्रोस्टाग्लैंडिन और ल्यूकोट्राइन्स आपके रिलीज़ होंगे। जितना आपका आर्किडोनिक एसिड कम रिलीज़ होगा मेम्ब्रेन फॉस्फोलिपिड से, उतना आपका प्रोस्टाग्लैंडिन और ल्यूकोट्राइन्स भी आपके कम रिलीज़ होंगे।
तो ये लिखा भी हुआ है ये चीज़ पहले पॉइंट में कि रिलीज ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन एंड ल्यूकोट्राइन्स डिपेंड ऑन द रेट ऑफ रिलीज ऑफ आर्किडोनिक एसिड फ्रॉम मेम्ब्रेन फॉस्फोलिपिड। ये तो आपने देखा कि जो है प्रोस्टाग्लैंडिन और ल्यूकोट्राइन्स डिपेंड कर रहा है कि आपका आर्किडोनिक एसिड के रिलीज़ पे, लेकिन आर्किडोनिक एसिड का रिलीज़ जो है वो किस पे डिपेंड कर रहा है उसकी बात करते हैं। तो आर्किडोनिक एसिड का जो रिलीज़ है वो एक्चुअली में डिपेंड करता है कि केमिकल स्टिमुलाई पे, और वो स्टिमुलाई है कि आपका जब भी सेल्स में कैल्शियम लेवल आपका इंक्रीज़ होगा तो फिर आपका आर्किडोनिक एसिड भी आपका रिलीज़ होगा। यही सेम चीज़ आपका नेक्स्ट पॉइंट में लिखा भी हुआ है कि द रिलीज ऑफ आर्किडोनिक एसिड ट्रिगर्ड बाय स्टिमुलाई, दैट स्टिमुलाई इज़ इंट्रासेलुलर कैल्शियम लेवल इंक्रीज। मतलब आपका जब भी सेल्स के अंदर कैल्शियम लेवल आपका बढ़ेगा तो फिर आपका आर्किडोनिक एसिड का जो रिलीज़ है वो इंक्रीज़ होगा। अब हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि किस प्रकार से आपका प्रोस्टाग्लैंडिन और ल्यूकोट्राइन एक्चुअली में रिलीज़ कर रहे हैं अलग अलग पाथवेज से, है ना। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि मेम्ब्रेन फॉस्फोलिपिड, जिसको हम लोग इतनी देर से कह रहे हैं कि मेम्ब्रेन फॉस्फोलिपिड आपका आर्किडोनिक एसिड को रिलीज़ कर रहा है। कौन से एंजाइम के प्रेजेंस में? फॉस्फोलाइपेज ए एंजाइम के प्रेजेंस में। पीछे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि जो केमिकल स्टिमुलाई है, जिसमें आपका बताया मैंने कि कैल्शियम का लेवल जब आपका सेल्स में बढ़ रहा है तो उसकी वजह से आपका मेम्ब्रेन फॉस्फोलिपिड से आपका आर्किडोनिक एसिड का सिंथेसिस हो रहा है। तो एक्चुअली में यहाँ पे बात ये हो रही है कि जब आपका कैल्शियम लेवल आपका सेल्स में बढ़ता है तो उससे आपका फॉस्फोलाइपेज ए एंजाइम आपका एक्टिवेट होगा, और फॉस्फोलाइपेज ए एंजाइम जब एक्टिवेट होगा तो वो एक्चुअली में आर्किडोनिक एसिड को रिलीज़ कराएगा मेम्ब्रेन फॉस्फोलिपिड से। आर्किडोनिक एसिड की अगर हम बात करें तो आर्किडोनिक एसिड अगर साइक्लोऑक्सीजनेज एंजाइम को यूज़ करता है और फिर साइक्लोऑक्सीजनेज एंजाइम को यूज़ करने के बाद ये प्रोस्टाग्लैंडिन की सिंथेसिस करेगा। इस पाथवे को हम लोग कहते हैं कॉक्स पाथवे। और जब आपका आर्किडोनिक एसिड आपका लाइपोक्सिजेनेज एंजाइम को यूज़ करेगा और लाइपोक्सिजेनेज एंजाइम को यूज़ करने के बाद आपका ल्यूट्रोकाइन की सिंथेसिस करेगा, ल्यूकोट्राइन जब सिंथेसाइज हो जाएगा तो ये पूरे पाथवे को हम लोग कहते हैं लॉक्स पाथवे। दोनों को हम लोग वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं कॉक्स पाथवे, जिसमें आप देख रहे हो कि साइक्लोऑक्सीजनेज एंजाइम का यूज़ होगा, और साइक्लोऑक्सीजनेज एंजाइम का यूज़ होने के बाद इसमें आपका कॉक्स पाथवे में आपका साइक्लाइजेशन होगा, जिससे आपका एक साइक्लिक रिंग फॉर्म होगा, जिसे हम लोग पीछे भी डिस्कस किए थे कि 5 मेंबर साइक्लिक रिंग आपका फॉर्म होता है। और ये 5 मेंबर साइक्लिक रिंग आपका फॉर्म होगा और फर्दर आपका सिंथेसाइज करेगा PgG2 एंड PgH2। साइक्लोऑक्सीजनेज की अगर हम बात करते हैं, साइक्लोऑक्सीजनेज हमारी बॉडी में हर टिश्यूज़ और सेल्स में पाए जाते हैं, तो उसकी वजह से हम ये कह सकते हैं कि सारे सेल्स और टिश्यूज़ कैपेबल हैं आपके PgG2 और PgH2 के सिंथेसिस में। PgG2 PgH2 जो है जो क्या आपका साइक्लिक एंडोपेरोक्साइड है, ये एक्चुअली में आपका सिंथेसाइज होगा हर सेल्स में, लेकिन हर सेल्स में आपके कुछ ना कुछ आपके डिफरेंस होंगे, एंजाइम डिफरेंस होगा। जैसे किसी में आपका आइसोमरेज होगा, किसी में आपका थ्रोम्बोक्सिन सिंथेसिस होगा, किसी में आपका प्रोस्टासाइक्लिन सिंथेसिस होगा। तो किस में कौन से एंजाइम्स होंगे वो चीज़ हम लोग आगे देखेंगे। लेकिन यहाँ पे बता दें कि अगर कोई भी सेल्स या टिश्यूज़ में आपका आइसोमरेज एंजाइम प्रेजेंट होता है, तो आइसोमरेज एंजाइम जब प्रेजेंट होगा तो उसमें आपका जो प्रोस्टाग्लैंडिन की सिंथेसिस होगी वो होगा आपका PGE2, PGD2 और PGF2 अल्फा। अगर आपका किसी जो सेल्स एंड टिश्यू है अगर उसमें थ्रोम्बोक्सिन सिंथेटेज आपका एंजाइम प्रेजेंट होगा तो फिर आपका PGG2 और PGH2 फर्दर आपके थ्रोम्बोक्सिन सिंथेटेज एंजाइम के प्रेजेंस में आपका TXA2 बना लेंगे। ओके। और अगर कोई भी सेल्स एंड टिश्यू में आपका प्रोस्टासाइक्लिन सिंथेटेज एंजाइम प्रेजेंट होगा तो फिर आपका फर्दर PGG2 PGH2 आपका फर्दर कन्वर्ट हो जाएगा PGI2 में इन द प्रेजेंस ऑफ प्रोस्टासाइक्लिन सिंथेटेज एंजाइम। कॉक्स पाथवे में मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि जैसे मैंने बताया था कि शुरुआत में कि जब आपका साइक्लोऑक्सीजनेज एंजाइम का यूज़ हो रहा है, फिर उसके बाद साइक्लाइजेशन हो रहा है और 5 मेंबर रिंग आपका फॉर्म हो रही है। तो PGG2, PGH2, PGE2, PGD2 एंड PGF2 अल्फा एंड PGI2 जितने भी आपके ये PGs हैं इन सब में आपका 5 मेंबर रिंग आपका मौजूद होगी। लेकिन अगर हम TXA2 की बात करें तो TXA2 में आपका 6 मेंबर रिंग आपका प्रेजेंट होती है। तो ये चीज़ मुझे लगा कि बता देना चाहिए। हम लोग डिस्कस करते हैं कि आपका ल्यूकोट्राइन की सिंथेसिस कैसे होती है। तो ल्यूकोट्राइन की सिंथेसिस एक्चुअली में लॉक्स पाथवे के थ्रू होती है। लॉक्स पाथवे की अगर हम बात करें तो आपका आर्किडोनिक एसिड आपका लाइपोक्सिजेनेज एंजाइम के प्रेजेंस में आपका 2 वेज के थ्रू आपका ये आपका प्रोसेस होता है। अगर 12-HPT आपका बात करें तो 12-HPT ये एक्चुअली में होगा प्लेटलेट्स में। 12-HPT की अगर हम फुल फॉर्म की बात करें तो इसे हम लोग हाइड्रोपैरोक्सी इकोस्टेरोनोइक एसिड कहते हैं, लेकिन इसको शॉर्ट में आपका हाइड्रोपैरोक्सी एराकिडोनिक एसिड भी कहते हैं। ये आपका 12-HPT आपका फर्दर
आपका 12 लॉक्स बनाएगा, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ 12 वाला जो है 12 HPTE जो आगे 12 लॉक्स बना रहा है, ये एक्चुअली में सिर्फ और सिर्फ प्लेटलेट्स में होगा। बाकी इसके अलावा जो भी साइट्स होंगी जहाँ पे आपका लॉक्स पाथवे आपका फॉलो होगा, तो वहाँ पे आपका 5 HPTE आपका फॉलो होगा। 5 HPTE फर्दर आपका LTA4 बनाएगा, और LTA4 फर्दर 2 वेज में कन्वर्ट होके LTB4 और आपका LTC4 जो कि फर्दर कन्वर्ट हो जाएगा LTD4 में। LTC4 और LTD4 की बात करें तो इसे हम लोग कंबाइनली कहते हैं SRSA। SRSA का मतलब है कि ये आपका एक्चुअली ऐसा सब्सटेंस है LTC4 और LTD4, ये एक्चुअली में एनाफाइलैक्सिस जब होता है तो उतनी समय ये आपका स्लोली रिलीज़ करता है। एनाफाइलैक्सिस का मतलब ये है कि जब आपका कोई भी एलर्जी होती है, कोई भी आपका फॉरेन पार्टिकल्स आपका जब हमारी बॉडी में आता है, तो फिर ये आपका स्लोली रिलीज़ करना शुरू कर देता है। इसीलिए हम लोग इसको SRSA से डिनोट करते हैं, जिसका फुल फॉर्म है कि स्लो रिलीजिंग सब्सटेंस ड्यूरिंग एनाफाइलैक्सिस। हम लोग डिस्कस करते हैं कॉक्स एंड लॉक्स पाथवे को डिटेल में। सच में आपका कॉक्स पाथवे में हम लोग COX-1 एंड COX-2 जो कि इसके टाइप्स हैं उसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। पहले पॉइंट की बात करते हैं कॉक्स पाथवे में, जिसमें लिखा हुआ है कि प्रोस्टाग्लैंडिन TXA2 प्रोस्टासाइक्लिन प्रोड्यूस्ड इन द प्रेजेंस ऑफ साइक्लोऑक्सीजनेस एंजाइम, जिसको मैं आपको बता भी चुका हूँ। दूसरे पॉइंट की बात करें तो आपका PG प्रोस्टाग्लैंडिन TXA2 प्रोस्टासाइक्लिन आर रिंग स्ट्रक्चर। तीसरे पॉइंट की अगर हम बात करें तो तीसरे पॉइंट में लिखा हुआ है कि साइक्लोऑक्सीजनेस एंजाइम प्रेजेंट इन ऑल टिश्यूज एंड कैपेबल टू फॉर्म PGG2 एंड PGH2 विच इज अ अनस्टेबल कंपाउंड, एंड इन द प्रेजेंस ऑफ आइसोमेरेज एंजाइम PGG2 एंड PGH2 फर्दर कन्वर्टेड इनटू द PGE2 PGD2 एंड PGF2 अल्फा। तो ये चीज़ आपका लिखा हुआ है, और जो इंड प्रोडक्ट है वो एक्चुअली में डिपेंड करता है कि किस साइड पे आखिर कौन सा आपका आइसोमेरेज एंजाइम आपका प्रेजेंट है। तो ये चीज़ आपका साइड में लिखा हुआ है कि द इंड प्रोडक्ट इज डिपेंड अपॉन विच टाइप ऑफ आइसोमेरेज प्रेजेंट इन स्पेसिफिक टिश्यू। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि आपका अलग अलग साइट पे अलग अलग तरह के एंजाइम्स प्रेजेंट होंगे, तो वो उन साइट को डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि आपका लंग एंड स्प्लीन की बात करें तो स्प्लीन आपको पता होना चाहिए कि आपका यहाँ पे ब्लड सेल्स सारी डिस्ट्रॉय होती है, इस वजह से हम लोग इसे ग्रेव यार्ड ऑफ ब्लड सेल्स भी कहते हैं। लंग एंड स्प्लीन की बात करें तो यहाँ पे होल रेंज ऑफ कॉक्स आपके प्रेजेंट होते हैं। होल रेंज ऑफ कॉक्स यहाँ पे प्रोड्यूस होंगे। होल रेंज ऑफ कॉक्स प्रोड्यूस होने का मतलब ये है कि यहाँ पे जो है सभी तरह के जो PGs हैं, चाहे वो आपका PGE2 PGD2 PGF2 अल्फा TXA2 PGI2 की बात करें तो सारा आपका यहाँ पे सिंथेसाइज होता है। अगर हम प्लेटलेट्स की बात करें तो प्लेटलेट्स में सिर्फ और सिर्फ आपका एंजाइम थ्रोम्बोक्सेन सिंथेटेज एंजाइम प्रेजेंट होता है, और थ्रोम्बोक्सेन सिंथेटेज एंजाइम के प्रेजेंस में आपका ये TXA2 आपका सिंथेसाइज करता है। TXA2 की अगर हम बात करें तो TXA2 यहाँ पे प्लेटलेट्स वाली कंडीशन में अगर हम बात करें तो TXA2 प्लेटलेट्स की कंडीशन में यहाँ पे अनस्टेबल कंपाउंड होता है TXA2, जो कि फर्दर आपका कन्वर्ट हो जाता है TXB2 में। एंडोथीलियम की बात कर देते हैं तो एंडोथीलियम जो कि आपका ब्लड वेसल्स की सबसे इनर मोस्ट लेयर होती है, ये यहाँ पे आपका जो एंजाइम प्रेजेंट होगा यहाँ पे आपका होगा प्रोस्टासाइक्लिन सिंथेटेज एंजाइम, और प्रोस्टासाइक्लिन सिंथेटेज एंजाइम के प्रेजेंस में यहाँ पे जो सिंथेसिस होगी वो आपका PGI2 की होगी। लेकिन यहाँ पर भी आपका PGI2 जो है वो आपका केमिकली अनस्टेबल है, मीन्स आपका अनस्टेबल कंपाउंड है, जिसकी वजह से ये स्पॉन्टेनियसली आपका कन्वर्ट हो जाएगा आपका 6 कीटो PG1 अल्फा में। हम लोग डिस्कस करते हैं कॉक्स के जो दो टाइप हैं, COX-1 एंड COX-2। COX-1 एंड COX-2 को हम लोग 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। COX-1 की बात करें तो ये आपका ऑलवेज प्रेजेंट इन अ सेल एंड ऑल्सो प्रेजेंट इन सिग्निफिकेंट अमाउंट, मतलब आपका ये आपका सेल्स में आपका हमेशा प्रेजेंट होता है और सिग्निफिकेंट अमाउंट में प्रेजेंट होता है। COX-2 की बात करें तो ये आपका इनसिग्निफिकेंट अमाउंट में आपके सेल्स एंड टिश्यूज़ में ये आपका प्रेजेंट होता है। COX-1 आपका नॉन इंड्यूसिबल है। वहीं आपका हम COX-2 की बात करें तो COX-2 आपका इंड्यूसिबल नेचर का होता है। इंड्यूसिबल नेचर का मतलब ये है कि जब आपका इन्फ्लेमेशन होगा तब आपका जो है COX-2 आपका इंड्यूस होगा। इन्फ्लेमेशन की बात करें तो इन्फ्लेमेशन आपका तब होगा जब कोई भी फॉरेन पार्टिकल या फिर एंटीजन हमारे बॉडी में एंटर करेगा, तब जो है इम्यून सिस्टम हमारा एक्टिवेट होगा, और उतनी ही समय आपका COX-2 भी आपका इंड्यूस होगा और फर्दर इन्फ्लेमेशन को ये प्रमोट करेगा और इन्फ्लेमेशन को ये सपोर्ट करेगा। वही अगर हम इसके COX-1 के फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्सेस की बात करें तो COX-1 जो है एक्चुअली में म्यूकस के प्रोडक्शन को बढ़ाता है, और फर्दर म्यूकस का प्रोडक्शन जब बढ़ेगा तो फिर आपका ये आपका गैस्ट्रिक म्यूकोसा जो है उसको ये प्रोटेक्ट करेगा, जो कि हमारे GIT में है। अब क्योंकि ये गैस्ट्रिक म्यूकोसा को प्रोटेक्ट कर रहा है, इस वजह से इसको हम लोग कह सकते हैं कि अल्सर में इसका बहुत अच्छे से यूज़ हो सकता है। एक चीज़ और बता दूं कि जब आपका जो मेंटेन ये कर रहा है दो चीज़ों को, एक आपका होम्योस्टेसिस
को ये मेंटेन कर रहा है, दूसरा आपका रेनल फंक्शंस को भी ये मेंटेन कर रहा है। होम्योस्टेसिस मेंटेन कर रहा है, इसका मतलब आपका बॉडी टेम्परेचर हो गया, ब्लड प्रेशर, इसको ये रेगुलेट कर रहा है। तो दूसरी चीज़ आपका रेनल फंक्शन है, तो इसका मतलब आपका जो बॉडी से जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट आपके रिमूव हो रहे हैं और ड्रग्स रिमूव हो रहे हैं और पीएच मेंटेन हो रहा है, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस हो रहा है, तो ये सारी चीज़ भी आपका ये मेंटेन कर रहा है। तो आप ये देख रहे हो कि COX-1 जो है एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स शो कर रहा है, मतलब आपका ये हमारे बॉडी के लिए एक अच्छा रिस्पॉन्स शो कर रहा है। देख रहे हो कि आपको ये म्यूकस के प्रोडक्शन को भी बढ़ा रहा है और हमारे गैस्ट्रिक म्यूकोसा को प्रोटेक्ट कर रहा है, मेंटेन कर रहा है होम्योस्टेटिस, रेनल फंक्शंस को भी मेंटेन कर रहा है। तो इसकी वजह से हम कहेंगे कि ये एक हाउस कीपिंग फंक्शन ये आपका दे रहा है। यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि आपका बिकॉज ऑफ दिस फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्सेज इट सर्व्स हाउस कीपिंग फंक्शन। वही हम COX-2 की बात कर लेते हैं। तो COX-2 की अगर फिजियोलॉजिकल फंक्शंस की बात करें तो क्योंकि आपका COX-2 इंड्यूसिबल नेचर का है, तो आपका जब इन्फ्लेमेशन हो रहा है तब आपका इंड्यूस हो रहा है, तो ये आपका COX-2 एक्चुअली में प्रमोट कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है इन्फ्लेमेशन को। ये चीज़ आपका पहले पॉइंट में लिखा भी हुआ है कि इट लेट इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स। दूसरे पॉइंट की बात करें तो दूसरे पॉइंट में लिखा हुआ है कि इट मे कॉजेज फिजियोलॉजिकल चेंजेस एट साइट किडनी, ब्रेन एंड फीटस। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं आपका लॉक्स पाथवे के बारे में, जिसे हम लोग लाइपोक्सिजेनेस पाथवे कहते हैं। इसमें हम लोग सारे पॉइंट डिस्कस कर चुके हैं लगभग। पहले पॉइंट में लिखा हुआ है कि आपका ल्यूकोट्राइन्स या एलटीज आर प्रोड्यूस्ड इन दिस पाथवे। ओके, ल्यूकोट्राइन्स आपका प्रोड्यूस होता है इस पाथवे में। ल्यूकोट्राइन्स आर ओपन चेन कंपाउंड, जिसको मैं पहले बता चुका हूँ। दिस पाथवे अपीयर टू ऑपरेट मेनली इन लंग्स, WBC एंड प्लेटेड। जो लॉक्स पाथवे है ये एक्चुअली में ऑपरेट होगा कहाँ कहाँ पे? पहला लंग्स, दूसरा आपका है साइट आपका जो है वो आपका WBC, तीसरा आपका है प्लेटलेट्स। नेक्स्ट पॉइंट को डिस्कस करते हैं, जिसमें लिखा हुआ है कि फॉस्फोलिपिड मेम्ब्रेन हैज़ अ प्रोटीन कॉल्ड फ्लैप, FLAP, जिसका फुल फॉर्म है 5-लाइपोक्सिजेनेस एक्टिवेटिंग प्रोटीन। फॉस्फोलिपिड मेम्ब्रेन में एक प्रोटीन पाई जाती है यहाँ पे, उस प्रोटीन का नाम है FLAP, जिसे हम लोग कहते हैं 5-लाइपोक्सिजेनेस एक्टिवेटिंग प्रोटीन। इस प्रोटीन का काम ये होता है कि ये प्रोटीन जो है फ्लैप प्रोटीन इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिंथेसिस ऑफ 5 लॉक्स। ये जो फ्लैप प्रोटीन है ये आपके रिस्पॉन्सिबल है, आपका 5 लॉक्स आपका सिंथेसाइज करती है। अब 5 लॉक्स जब सिंथेसाइज होगा तो फिर आपका ये फर्दर आगे चल के ल्यूकोट्राइन्स की सिंथेसिस करेगा और LTA4 बनाएगा। फर्दर आपके 2 वेज में आगे चल के LTB4 और फिर आपका LTC4 फर्दर कन्वर्ट होगा LTD4 में। हम LTP4 की बात करें तो LTB4 आपका सिंथेसाइज होता है न्यूट्रोफिल से, और वहीं आपका LTC4 जो है वो सिंथेसाइज होगा आपका मैक्रोफेजेस से। अब आपका LTC4 आपका फर्दर कन्वर्ट होगा LTD4 में, और मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब आपका एनाफाइलेक्सिस आपका अकर होता है तो फिर आपका ये स्लोली रिलीज़ करता है, इस वजह से हम लोग इसे SRSA कहते हैं। तो वही चीज़ आपका यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि व्हेन एनाफाइलेक्सिस अकर देन इट रिलीज स्लोली, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड स्लोली रिलीजिंग सब्सटेंस ड्यूरिंग एनाफाइलेक्सिस, जिसे शॉर्ट में हम लोग SRSA भी कहते हैं। अगर हम लॉक्स पाथवे के फिजियोलॉजिकल फंक्शंस की बात कर लें तो आपका जो लॉक्स पाथवे है ये एक्चुअली में ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन करता है। ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन करेगा तो इसका मतलब आपका सांस लेने में दिक्कत होगी, और जब सांस लेने में दिक्कत होगी तो इसका मतलब हम लोग कहेंगे कि आपका ये अस्थमा कॉज कर रहा है। हम लोग डिस्कस करेंगे कि इनहिबिशन ऑफ द सिंथेसिस ऑफ ल्यूकोट्राइन एंड प्रोस्टाग्लैंडिन, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सी ड्रग जो यूज़ करेंगे उसकी वजह से आपका प्रोस्टाग्लैंडिन एंड ल्यूकोट्राइन की सिंथेसिस जो है वो इनहिबिट होगी। सबसे पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं पहला जो ड्रग्स है उसे हम लोग कहते हैं ग्लूकोकॉर्टिकोस्टेरॉइड्स के बारे में। ग्लूकोकॉर्टिकोस्टेरॉइड्स में आपकी कुछ ड्रग्स आती हैं, जैसा कि आपका डेक्सामेथासोन हो गया, बीटामेथासोन हो गया, कॉर्टिसोन हो गया, हाइड्रोकॉर्टिसोन हो गया और आपका मिथाइल प्रेडनिसोलोन हो गया। जब हम लोग ये ड्रग्स देते हैं तो फिर आपका जो मेम्ब्रेन फॉस्फोलिपिड है ये एक्चुअली में एक प्रोटीन को रिलीज़ कराता है, उस प्रोटीन का नाम है एनेक्सिन प्रोटीन। अब ये जब प्रोटीन आपका रिलीज़ होगा एनेक्सिन प्रोटीन, तो फिर ये आपको डीएक्टिवेट करेगा फॉस्फोलाइपेज A2 को। अब जब फॉस्फोलाइपेज A2 आपका डीएक्टिवेट होगा तो उसकी वजह से जो आपका फॉस्फोलिपिड से जो आपका एराकिडोनिक एसिड आपका सिंथेसाइज हो रहा था वो नहीं हो पाएगा, और जब एराकिडोनिक एसिड आपका सिंथेसाइज नहीं होगा तो इसका मतलब आपका कॉक्स पाथवे और लॉक्स पाथवे दोनों ही इनहिबिट हो जाएंगे, और प्रोस्टाग्लैंडिन एंड ल्यूकोट्राइन्स दोनों ही आपके इनहिबिट हो जाएगा, दोनों ही सिंथेसिस आपकी इनहिबिट हो जाएगी। तो वही चीज़ आपका सेम चीज़ लिखा हुआ है कि इट इंक्रीजेज द रिलीज ऑफ प्रोटीन कॉल्ड एनेक्सिन फ्रॉम द मेम्ब्रेन फॉस्फोलिपिड एंड एनेक्सिन फर्दर डिक्रीज द सिंथेसिस ऑफ फॉस्फोलाइपेज A2। फॉस्फोलाइपेज A2 के सिंथेसिस को ये डिक्रीज करेगा और फर्दर प्रोडक्शन ऑफ ल्यूकोट्राइन्स एंड प्रोस्टाग्लैंडिन दोनों ही आपका डिक्रीज कर जाएगा। एक चीज़ मैं बता दूं कि जब आप COX-2 के बारे में पढ़ रहे थे तो COX-2 आपका इंड्यूस हो रहा था इन्फ्लेमेशन से। जब आपका इन्फ्लेमेशन हो रहा था तब आपका COX-2 आपका इंड्यूस हो रहा था।
अगर आप जो है ग्लूकोस्टेरॉइड्स आप लेते हो, ग्लूकोकॉर्टिकोस्टेरॉइड्स आप लेते हो, तो ग्लूकोकॉर्टिकोस्टेरॉइड्स आप लोगे और अगर उतनी समय इन्फ्लेमेशन होता है तो उतनी समय आपका COX-2 आपका जो है वो इंड्यूस नहीं होगा, क्योंकि आपका COX-2 पाथवे ही फॉलो नहीं होगा। तो वही चीज़ आपका नेक्स्ट पॉइंट में लिखा हुआ है कि स्टेरॉइड डिक्रीजेज द इंडक्शन ऑफ COX-2 बाय साइटोकाइन एट इन्फ्लेमेशन साइट। ड्रग्स की बात कर लें तो आपका उसमें आएगा आपका NSAIDs जिसे हम लोग कहते हैं नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स। ये एक्चुअली में इनहिबिट करेगा सिर्फ और सिर्फ COX पाथवे को, ये LOX पाथवे को इनहिबिट नहीं करेगा। तो यही चीज़ यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि दे ओनली इनहिबिट COX पाथवे एंड नो इनहिबिशन ऑफ LOX पाथवे। इसमें दो तरह की ड्रग है, एक तो आपका COX इनहिबिटर है जो कि आपका नॉन सेलेक्टिव है। नॉन सेलेक्टिव मतलब ये आपका COX-1 और COX-2 दोनों को ही ये ब्लॉक कर सकती है। और मैंने आपको बताया था कि COX-1 आपका एक पॉजिटिव आपका कह सकते हो कि ये आपका हाउस कीपिंग फंक्शन दे रहा था, और COX-2 आपका इन्फ्लेमेशन के समय प्रोड्यूस हो रहा है। तो यहाँ पे आपका हाउस कीपिंग जो फंक्शन दे रहा है उस ये भी वो भी ब्लॉक हुए जा रहा है। कुछ ड्रग्स हैं आपका जो नॉन सेलेक्टिव COX इनहिबिटर है, जैसे कि आपका एस्प्रिन, इबुप्रोफेन और नेप्रोक्सेन और एक्सेट्रा, और भी कई ड्रग्स हैं। और जो सेलेक्टिव COX-2 इनहिबिटर की बात करें तो ये सिर्फ और सिर्फ वो ड्रग्स हैं जो सिर्फ और सिर्फ COX-2 को ही इनहिबिट करेगा, COX-1 को इनहिबिट नहीं करेगा, इसलिए सेलेक्टिव COX-2 इनहिबिटर इसे कहते हैं। इसमें ड्रग्स है आपका सेलेकॉक्सिब, इटोरिकॉक्सिब और पैरेकॉक्सिब। अभी तक हम लोगों ने डिस्कस किया सिर्फ दो ड्रग्स के बारे में, एक तो आपका ग्लूकोकॉर्टिकोस्टेरॉइड्स जो कि आपका COX और LOX दोनों पाथवे को इनहिबिट कर रही थी, और फिर उसके बाद डिस्कस किया हम लोगों ने NSAIDs जो कि सिर्फ और सिर्फ COX पाथवे को इनहिबिट कर रहा था। लेकिन अब हम लोग देखते हैं कुछ ड्रग्स जो कि आपका सिर्फ और सिर्फ LOX पाथवे को इनहिबिट कर रहा है। तो उसमें आपका है तो ड्रग्स विच इनहिबिट द ल्यूकोट्राइन्स प्रोडक्शन। तो इसमें आपकी एक ड्रग आती है जिल्यूटॉन। जिल्यूटॉन एक्चुअली में 5 LOX इनहिबिटर है, 5 लाइपोक्सिजिनेज इनहिबिटर है। और फिर जो दूसरी ड्रग्स है आपका मोंटेल्यूकास्ट एंड आपका जेफेरल्यूकास्ट, ये आपका ल्यूकोट्राइन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट है। अगर हम बात करें LOX पाथवे में, तो फिर LOX पाथवे के फिजियोलॉजिकल फंक्शन में हमने डिस्कस किया था कि ये ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन कॉज करता है, जिसकी वजह से सांस लेने में दिक्कत होती है, और फर्दर ये इसे हम कहते हैं कि अस्थमा कॉज हुआ है। तो ये ड्रग आप देख रहे हो कि LOX पाथवे को इनहिबिट कर रही है, चाहे वो जिल्यूटॉन हो, चाहे वो मोंटेल्यूकास्ट हो, और या फिर जेफेरल्यूकास्ट हो, ये आपका इनहिबिट हो रही है। तो इसका मतलब आपका ये सांस लेने में थोड़ा राहत देगा, और इसको हम लोग अस्थमा के ट्रीटमेंट में यूज़ करते हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने इस वीडियो में डिस्कस किया प्रोस्टाग्लैंडिन एंड ल्यूकोट्राइन्स के बारे में। अगर आपने ये तो हमने डिस्कस किया था लिपिड डेरिवेटिव ऑटोकॉइड्स, अगर आपने एमाइन ऑटोकॉइड्स के वीडियोस नहीं देखे जिसमें आपका हिस्टामिन 5-HT है, तो उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, तो आप वहाँ से देख लेना। बाकी जो इस वीडियो के बाद मैं अपलोड करूँगा वो होगा आपका इसी प्रोस्टाग्लैंडिन और ल्यूकोट्राइन के एक्शन के बारे में, फार्माकोलॉजिकल एक्शन के बारे में अपलोड करूँगा। बाकी अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो फिर लाइक कर देना, और चैनल को अगर नया आया हो तो सब्सक्राइब कर देना, फीडबैक दीजिए ताकि हम लोग कमेंट पढ़ के अपने अंदर इम्प्रूवमेंट ला सकें। बाकी हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय।